हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके समक्ष में राहुल सर। और इससे पूर्व जो है हमने विश्व ज्योग्राफी में, विश्व भूगोल में हमने इससे पूर्व जो है ऋतु परिवर्तन, ज्वार भाटा और जो है जो टॉपिक पढ़े थे ऋतु परिवर्तन, ज्वार भाटा। उसके बाद में जो है हम भूगोल में हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। आपने ग्लोब को देखा होगा। ग्लोब के जो निर्माता है वो मार्टिन बैहम है, जो कि जर्मनी के एक प्रोफेसर थे और जर्मनी के एक भूगोलविद रहा करते थे। तो मार्टिन बैहम ने जो है ग्लोब का निर्माण किया और ग्लोब में जो है जो पृथ्वी का संपूर्ण जो भाग है ग्लोब, तो उसमें पृथ्वी से जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितने प्रकार की होती, कितनी होती हैं और देशांतर संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है, अक्षांश की संख्या कुल कितनी होती है, इसको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए, तो हम जो है अक्षांश और देशांतर पर चर्चा करेंगे। एक मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा हूँ जो कि अक्षांश और देशांतर रेखा को शो ऑफ करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लोब जो है, ग्लोब आपने देखा है, तो ग्लोब के निर्माता कौन है? तो मार्टिन बैहम, जो कि जर्मनी के एक भूगोलविद थे, ये आपको याद रखना है। अक्षांश रेखाएं पर सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में दो गोलार्ध हैं। पृथ्वी पर सिर्फ दो गोलार्ध हैं। एक तो है उत्तरी गोलार्ध जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और एक बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध के समानांतर जो खींची गई जो ये रेखाएं होती है, इसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को के समानांतर खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। और पृथ्वी के बीचों बीच से जो है, पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जाती है। तो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा, ये यहाँ से गई है, ठीक है ना। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा या इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। और पृथ्वी के प्रमुख दो गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध जो कि नॉर्थ पोल बोलते हैं और एक दक्षिणी गोलार्ध जिसे हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो 0 डिग्री देशांतर जो है, इस 0 डिग्री से ये उत्तरी गोलार्ध वाला क्षेत्र होता है और 0 डिग्री से ये साउथ वाला जो है ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांश रेखाएं के साथ साथ में है, हम जानते हैं कि यहाँ पृथ्वी में कुल कितनी रेखाएं खींची गई है। तो ये 0 डिग्री जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करती है और 0 डिग्री के ही जो समानांतर जो एक रेखा खींची गई है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो ये आपको कर्क रेखा दिख रही है जो कि 23.5 अंश आपकी दिख रही है। और कर्क रेखा के ही ऊपर एक रेखा आपको दिख रही है जिसे आर्कटिक रेखा कहते हैं, जो कि 66.5 उत्तरी गोलार्ध में है। और 0 डिग्री भूमध्य या विषुवत रेखा के जस्ट नीचे में आपको मकर रेखा जो दिख रही है, ये नीचे में मकर रेखा आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। और 66.5 जिसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। मैंने इसको 3 पार्टीशन में बना के रखा हूँ। ये जो आपको ब्लैंक वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है ना, ये ब्लैंक वाला जो क्षेत्र है ये क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये ब्लू वाला, ठीक है। पहले तो हम अक्षांश रेखा चर्चा कर रहे थे कि अक्षांश रेखा होती क्या है। तो देखिएगा कि अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई। ये आपको भूमध्य रेखा दिख रही है 0 डिग्री, तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के समानांतर, ठीक है ना, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समानांतर। तो ये भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के समानांतर जो खींची गई रेखा है यही अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 181 है, ठीक है। 181 है ऐसी जो कुल रेखाएं जो ऐसी खींची गई है वो कुल जो है 180 है। और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा को एक रेखा को लेकर 181 कुल रेखाएं हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर कुछ 90 डिग्री रहता है, तो 9 और 9 जो है 90, 1 डिग्री के अंतराल में, यानी कि 0 डिग्री इधर से 90 और यहाँ से 90, तो कुल रेखा 9 और 9 18, 180। और ये जो है आपकी 0 डिग्री को लेकर 181 कुल जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से, ये उत्तरी गोलार्ध को ये दक्षिणी गोलार्ध से जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये जो सीधी जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को
मिलाने वाली जो रेखा होती है, दरअसल इसे क्या कहा जाता है? ये दिख रहा है आपको, ये उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा को आधारभूत बिंदु या संदर्भित बिंदु के नाम से जाना जाता है। आधारभूत बिंदु या संदर्भित बिंदु के नाम से जाना जाता है। अगर आपको सवाल आया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको याद रखना कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ये उत्तर और पूर्वी गोलार्ध, तो भारत की स्थिति यहाँ पर बनती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने जो है कुछ क्षेत्र को दर्शाया है। यहाँ पर देखिएगा कि ये आर्कटिक जो रेखा है 66.5 कर्क रेखा जो है 23.5, यहाँ पर कर्क संक्रांति 21 जून वाली स्थिति भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर 22 दिसंबर की स्थिति देखने को मिलेगी, और 22 सितंबर की भी स्थिति, और 21 मार्च की भी स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने कुछ सिंबल दर्शाए हुए हैं। ये डॉट डॉट वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस वाले को जो, तो ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, इस डॉट वाले जो क्षेत्र को, यानी कि ये जो रेखा के ऊपर में जो डॉट वाला जो क्षेत्र है, इसको शीत कटिबंधीय ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इसको शीत प्रदेश का इलाका कहते हैं, इधर वाले को, ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र को। और दक्षिणी गोलार्ध में जो ये आपको ये जो दिख रहा है, इसे उष्ण कटिबंधीय कर्क मकर रेखा के बीच का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो कर्क मकर रेखा जो है, ये कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसे उष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र बोलते हैं। ये जो आपको जो ऐसे जो ये दोनों क्षेत्र जो दिख रहा है, इसे उष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र कहते हैं। और ये जो पूरा जो इधर इलाका है, इसको शीत कटिबंधीय का क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ से इधर पूरा जो इलाका मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध में, शीत कटिबंधीय का क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति हम आगे बात करते हैं। तो इसमें देखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री विषुवत या 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर में जो आपको दिख रहा है, तो ये पूरा उत्तरी गोलार्ध होता है। तो इस उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश होता क्या है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि 21 जून को यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है ना। ये कर्क रेखा आपको दिख रही है। तो भूमध्य रेखा की कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कैसे चमकती है, सीधे लंबवत चमकती है, जिस वजह से उत्तरी इलाके में, उत्तरी गोलार्ध में भीषण गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर जो दिन का जो समय है वो बढ़ता है ना, दिन सबसे बड़ा होता है, रातें यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, छोटी होती है। इतनी याद रखिएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को भीषण गर्मी बढ़ती है, यानी कि दिन यहाँ बड़ा होता है, रातें यहाँ छोटी होती हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे लंबवत चमकती है, इस वजह से यहाँ पर रात छोटी होती है और दिन बड़ा होता है। इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ये आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है मकर रेखा के नीचे, तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर जो है ठंड पड़ती है, और सर्वाधिक ठंड पड़ती है, और इधर उत्तरी गोलार्ध में भीषण गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ती है और दिन यहाँ पर जो होता है छोटा होता है, रातें यहाँ पर जो है सामान्यतः बड़ी देखने को मिलती है, रातें यहाँ पर बड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, और दिन यहाँ पर जो है छोटे देखने को मिलते हैं। उसके आगे हम चर्चा करते हैं कि 22 सितंबर को, ये 22 सितंबर वाली जो स्थिति आपके समक्ष आई है, तो 22 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधे चमकती है। 22 सितंबर को सूर्य की किरणें, ठीक है ना, भूमध्य रेखा पर, क्या रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सीधे चमकती है। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि 12-12 घंटों का अंतराल होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। कौन से गोलार्ध में, भूमध्य वाले गोलार्ध में, यानी कि मिडिल वाले गोलार्ध में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 22 दिसंबर को जब हमारे सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर पड़ती है, मकर रेखा पे पड़ती है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है कि दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। 22 दिसंबर को दिन बड़ा और रातें यहाँ छोटी होती है, और यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, टेम्परेचर यहाँ पर मिनिमम बना रहता है। और 21 मार्च को क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, एकदम तिरछी पड़ती है, इसलिए 12-12 घंटों का अंतराल यहाँ देखने को मिलता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि 1 डिग्री अंतराल पर जो है 60 बराबर भागों में विभक्त होते हैं, तो प्रत्येक भाग 1 मिनट में बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री से लेकर जो है 10-20 से लेकर यहाँ 90 डिग्री तक के आपको मिलता है,
वैसे ही यहाँ पर जो है 0 से लेकर इधर भी 90 का रहता है, और यहाँ भी जो है 0 से लेकर 1 डिग्री से लेकर यहाँ पर पूरा 90 डिग्री तक के आपको क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं इसमें। तो देखिए, इसमें मैंने आगे आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आप इतनी चीज़ों को स्पष्ट रूप से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल में कुछ जो है कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है 180 है। ठीक है, 90 और 90 180 होता है, और ये जो भूमध्य रेखा एक को गिने हुए तो 181 कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। उसके बाद में सवाल आता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो डियर दोस्तों, याद रखिएगा कि दो अक्षांश के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है, दो अक्षांश के बीच में। यानी कि दो अक्षांश रेखा है, यानी कि ये अक्षांश रेखा और ये अक्षांश रेखा के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये 111.3 किलोमीटर होगी। याद रखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, नोट कर लेना है। फिर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरियों में तापमान यहाँ पर सभी जगह जो है टेम्परेचर यहाँ पर समान देखने को मिलता है अक्षांश रेखाओं पर। इतनी चीजें आपने नोट कर ली, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये तो हो गया अक्षांश रेखाओं पर। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं पर। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। अब देशांतर रेखाओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए दोस्तों। ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पर दिख रहा है पृथ्वी ग्लोब में हम देखने को प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर दो पोल दर्शाए हैं, एक को मैंने नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। यहाँ पर मैंने पूरी जो रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त कर रही है, उसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत व्रत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य डिग्री को 0 डिग्री को जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी कहते हैं, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त कर रही है। दरअसल यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ एक अशुभ अक्षांश रेखा भी होती है जो कि 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तक की होती है। यानी कि यहाँ पर आप जाएंगे तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर यहाँ 35 डिग्री नॉर्थ तक के मध्य में यहाँ पर अश्व अक्षांश होता है ना, अश्व अक्षांश रेखा होती है। ठीक है ना, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, और 30 डिग्री जो है साउथ से लेकर 35 डिग्री जो है साउथ तक के यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको अश्व अक्षांश रेखाएं मिलेगी। तो इसे इन दोनों के बीच की जो दूरी को मध्य दूरी को पेटी के नाम से भी जाना जाता है। उपोष्ण वायुदाब की पेटी यहाँ देखने को मिलती है। अधिकांश उपोष्ण वायुदाब की पेटी यहाँ पर इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। दरअसल यहाँ पर विषुव स्थितियाँ बनती है। यहाँ विषुव स्थितियाँ कैसी बनती है? पृथ्वी पर वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। जब सूर्य की किरणें तो विषुवत रेखा पर जब लंबवत चमकती है और सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि यहाँ पर क्या होती है? इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। ठीक है, तो उस स्थिति को हम विषुव स्थिति कहते हैं। उस स्थिति को हम विषुव स्थिति कहते हैं।